इस दुनिया में ढेरों सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने अपनी दरिंदगी से दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे न जाने कितनी ही बेगुनाह जानों को अपना शिकार बनाया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही सरफिरे सीरियल किलर की है जिसने न सिर्फ आदमी और औरतों को अपना शिकार बनाया बल्कि इसने दूध पीते छोटे छोटे मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं वासु आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मकांड पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी नई स्टोरी मिस ना करें। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा ग्रूसम और दर्दनाक होने वाली है, तो मैं पहले ही आपको वार्निंग दे दूं कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस कहानी को अपने रिस्क में देखें, पर यदि आप मजबूत दिल के हैं तो चलिए मेरे साथ इस कहानी के डिटेल में और समझते हैं क्या हुआ था इस दर्दनाक कांड में। इस कहानी के लिए हमें अपने ही देश के मुंबई शहर में जाना पड़ेगा। वैसे तो मुंबई शहर अपनी बड़ी बड़ी इमारतें और तेज रफ्तार जीवन के लिए जाना जाता है, पर एक टाइम ऐसा भी था कि पूरे मुंबई शहर की रफ्तार थम सी गई थी। बॉम्बे या आज का मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, पर 1960 के दशक में सीरियल किलिंग का खौफ इस कदर लोगों के दिल में उतर गया था कि सूरज ढलते ही पूरे मुंबई शहर में सन्नाटा फैल जाया करता था। तो कहानी शुरू होती है साल 1968 से। जुलाई 1968 में बॉम्बे पुलिस को बोरीवली के पोईसर इलाके में एक मर्डर की जानकारी मिलती है, तो पुलिस बिना देरी करे मौकाए वारदात पर पहुंच जाती है और वहां देखती है कि एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी है जिसके सर पर बड़ी ही बुरी तरीके से वार किया गया है। देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी नोकीले और मजबूत हथियार से उसके सर पर वार किया गया हो। उस झोपड़ी में एक औरत और एक बच्चा भी मौजूद था। जब औरत से बयान लिया गया कि उसने किसी को देखा तो उसने बताया रात को अंधेरा होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पाई। इसके बाद पुलिस ने बस नाम के लिए केस दर्ज तो कर लिया, पर जांच ढंग से नहीं की। उन्हें लगा कि किसी आपसी रंजिश की वजह से ये कत्ल को अंजाम दिया गया होगा। पर थोड़ी ही देर बाद उसी रात पुलिस को एक और कत्ल की सूचना मिलती है जो कि पहले क्राइम सीन से कुछ ही किलोमीटर दूर मलाड की तरफ हुआ था। यहाँ भी झोपड़ी के बाहर सोए आदमी के सर में सेम उसी बुरी तरीके से वार किया गया था। पुलिस यहाँ भी पहुंची, बयान दर्ज किया और निकल गई। पुलिस ने यह सोचा तक नहीं कि इन दोनों मर्डर केस में कोई कनेक्शन हो सकता है। इसके लगभग 6 से 7 दिन बाद मलाड में ही वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे की तरफ एक झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी और यहाँ तक कि उसके 2 महीने के मासूम बच्चे तक का मर्डर हो जाता है। पुलिस जब वहां पहुंची वो भी इस क्राइम सीन को देखकर भौचक्की रह गई। ऐसा मंजर उन्होंने भी पहली बार ही देखा था। यहाँ भी कातिल ने सेम पहले की तरह किसी नोकीली चीज से तीनों के सर पर वार किया था, पर यहाँ एक चीज पुलिस वालों के लिए अच्छी हुई, वो ये कि मर्डर करने के बाद कातिल अपना हथियार और छाता वहीं पर छोड़ गया था। पुलिस को वहां से एक लोहे की मोटी रॉड मिलती है जो आगे से नोकीली और मुड़ी हुई थी। एक के बाद एक मौतें होने के बाद पुलिस अपनी गहरी नींद से उठती है और अब उन्हें हफ्ते भर पहले जो 2 मौतें हुई थी वो भी याद आती हैं, जिसमें सेम इसी तरीके से सर में वार करके जान ले ली गई थी। और अब पहली बार पुलिस को लगता है कि ये सभी मर्डर केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस उस हथियार और छाते को फिंगरप्रिंट्स की जांच के लिए भेजती है ताकि कातिल का कोई सुराग मिल सके। पर पुलिस को कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि उन दिनों बॉम्बे में काफ़ी बारिश हो रही थी और पुलिस को हथियार और छाता दोनों ही झोपड़ी के बाहर मिले थे, तो बारिश के पानी ने सभी उंगलियों के निशान मिटा दिए थे। इधर एक ही परिवार के 3 सदस्यों के कत्ल ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था। पुलिस के ऊपर कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रेशर बढ़ने लगा था। इस घटना के 4-5 दिन बाद ही कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में ठीक उसी तरीके से रात के समय एक स्कूल टीचर का कत्ल हो जाता है। इसके बाद एक एक करके कई कत्ल हुए, पर पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। अभी तक जितने भी कत्ल हुए थे उसमें 3 बातें कॉमन थी। पहला कि सभी का कत्ल रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच हुआ था। उनमें से किसी का भी कत्ल दिन के वक्त नहीं हुआ था। दूसरा कि सभी को मारने का तरीका एक जैसा ही था, सभी के सर पर उस नोकीले हथियार से हमला किया गया था। और तीसरा कि सभी मरने वाले गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग थे। इन 3 चीजों पर गौर करने से यह साफ था कि बॉम्बे की गलियों में एक सीरियल किलर घूम रहा था। इन सब हत्याओं की वजह से बॉम्बे शहर में इतना आतंक फैल गया था कि शाम होते ही सभी दुकानें, पार्क और सभी तरह के रेस्टोरेंट और मार्केट जल्दी ही बंद होने लगे थे। कभी ना रुकने वाली बॉम्बे में शाम ढलते ही सन्नाटा फैल जाया करता था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में घुस जाया करते थे और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिया करते थे। लोगों ने अपने घर के बाहर और बालकनी में सोना भी बंद कर दिया था।
कई लोगों ने अपने परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी खुद ही उठा ली और लोग झुंड बनाकर गली मोहल्लों में पहरा देने लगे थे। पर इससे दिक्कत ये हुई कि कई बार रात में किसी अनजान चलते आदमी के ऊपर शक होने पर भीड़ उस पर टूट पड़ती थी। कई बार पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ जाता था, पर इसके बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ और एक के बाद एक कत्ल बॉम्बे में होते जा रहे थे। ना तो कातिल को किसी ने आते देखा, ना जाते हुए। वो चुपचाप आता, अपना शिकार करता और अंधेरे में गायब हो जाता। पर इतने कत्ल होने के बावजूद भी पुलिस अभी भी खाली हाथ ही थी। अब आम लोग पुलिस पर ही सवाल उठाने लगे थे। उस वक्त बॉम्बे पुलिस के कमिश्नर थे ES मोदक। उनके ऊपर भी केस को सॉल्व करने का काफी प्रेशर था। पर जब लोकल पुलिस इन हत्याओं को रोकने में नाकाम रही तो कमिश्नर मोदक ने ये केस CID को सौंप दिया। इस केस को सॉल्व करने के लिए CID की एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसको लीड कर रहे थे DCP रमाकांत कुलकर्णी। DCP रमाकांत कुलकर्णी को अगस्त 1968 में ही क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया था और वो उस वक्त क्राइम ब्रांच के सबसे यंग DCP थे। इसी वजह से क्राइम ब्रांच के कई ऑफिसर्स ने DCP कुलकर्णी को केस सौंपने का विरोध किया और कहा कि ये इतना सेंसिटिव केस उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी CID ज्वाइन किया है और उन्हें ऐसा पेचीदा केस सॉल्व करने का एक्सपीरियंस नहीं है। मगर इन सब के बावजूद ये केस उन्हें ही दिया गया। केस की कमान मिलने के बाद DCP रमाकांत ने पुलिस की काफी बड़ी टीम बनाई और अब लगभग 2000 पुलिसकर्मी कातिल को पकड़ने के लिए कत्ल वाले इलाकों में गश्त लगाने लगे थे। मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसी बीच इस टीम के एक इंस्पेक्टर, जिनका नाम था विनायक राव वकाटकर, उन्होंने DCP रमाकांत को बताया कि आज से ठीक 2 साल पहले 1965 से 1966 के बीच भी कुछ इसी तरीके से सीरियल किलिंग की घटनाएं हुई थी। उस वक्त ये सभी घटनाएं बॉम्बे के भारी इलाके में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे की तरफ म्युनिसिपालिटी के पानी की पाइपलाइन के बगल में बसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के साथ घटी थी। उस दौरान भी 19 लोगों पर सेम किसी नोकीली चीज से सर पर हमला किया गया था, जिसमें से 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो इससे ये बात का खुलासा होता है कि साल 1965 से 1966 में जो हमले हुए थे और जो हमले अभी हो रहे थे, दोनों का मॉडस ऑपरेंडी एक जैसा ही है। उस वक्त इंस्पेक्टर विनायक राव वकाटकर मुलुंड पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। जब उन्हें इन घटनाओं की जानकारी मिली तो उन इलाकों में 24 घंटे पेट्रोलिंग होने लगी। एक रात जब इंस्पेक्टर वकाटकर अपनी टीम के साथ उस इलाके में गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा संदिग्ध आदमी बिना किसी डर के उस इलाके में खुलेआम घूम रहा है, जबकि अंधेरा होते ही उस वक्त भी लोग अपने घरों में कैद हो जाया करते थे। तो इंस्पेक्टर वकाटकर को उस पर शक हुआ। वो उसके पास गए और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रमन राघव बताया। उसके बाद उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक डायरी मिली जिसमें 2 शब्द लिखे थे, खत्म और खल्लास। अब इंस्पेक्टर वकाटकर का शक और भी बढ़ गया तो वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर जब इंस्पेक्टर वकाटकर ने इसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना, तंबी और वेल्लुस्वामी। इसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अग्रेसर नेल्लूर गांव में हुआ था। बचपन से ही इसे चोरी चकारी की आदत लग गई थी और जब ये 20 साल का हुआ तो ये अपने गांव से भागकर बॉम्बे आ गया और एक मिल में कुछ महीनों तक काम किया। मगर चोरी करने की आदत इसने नहीं छोड़ी और एक बार इसी चोरी की वजह से एक पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गया और पुलिस ने राघव को बायकला जेल भेज दिया। जेल से निकलने के बाद भी राघव नहीं सुधरा और इसके बाद भी उसने कई चोरी और डकैती की, जिसके लिए वो 5 साल की कैद भी काट चुका था। ये सारी हिस्ट्री खंगालने के बाद इंस्पेक्टर वकाटकर अब रमन राघव से इन 9 कत्लों के बारे में पूछते हैं, मगर राघव कुछ नहीं बोलता है। वो उसके ऊपर सारे टॉर्चर अपना लेते हैं पर वो टस से मस नहीं होता। अपनी तरफ से सारी कोशिश करने के बाद इंस्पेक्टर वकाटकर उससे तंग आ जाते हैं और उसे 2 साल के लिए बॉम्बे से तड़ी पार कर देते हैं और कहते हैं कि वो अगले 2 साल तक बॉम्बे में कहीं भी दिखा तो वो उसे जेल में डाल देंगे और फिर वो राघव को वहां से भगा देते हैं। इंस्पेक्टर वकाटकर ने बताया कि राघव को बॉम्बे से तड़ी पार करने के अचानक बाद ही वहां हो रहे कत्लों का सिलसिला भी रुक जाता है, पर इसके 2 साल बाद अब ये हमले दोबारा से शुरू हो चुके थे। DCP रमाकांत कुलकर्णी को जैसे ही 1965 से 1966 की इन घटनाओं और रमन राघव के बारे में पता चलता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि इन हमलों के पीछे रमन राघव का ही हाथ है और वो पूरे 2 साल बाद बॉम्बे में अपना कहर ढहाने वापस आ गया है।
उन्होंने तुरंत रमन राघव के सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए, जिसमें रमन राघव के फिंगरप्रिंट्स और फोटो से लेकर पूरी जानकारी थी। इसके बाद उन्होंने राघव की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दी और ये अलर्ट किया कि ये आदमी जहां भी दिखे इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब पुलिस के पास एक चेहरा था, तो पुलिस ने अपना पूरा जोर लगा दिया इस सीरियल किलर को पकड़ने में। इसी बीच राघव ने 25 और 26 अगस्त 1968 की रात में मलाड के चिंचोली में लालचंद यादव और दुलार यादव नाम के दो लोगों का कत्ल और कर दिया। ये घटना होने के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम वहां पहुंची और खुशकिस्मती से उन्हें वहां पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल गए। और इन फिंगरप्रिंट्स को जब रमन राघव के रिकॉर्ड में मौजूद फिंगरप्रिंट से मैच किया गया तो वो पूरी तरीके से मैच हो गए। इससे ये साफ हो गया कि बॉम्बे में जो आतंक मचा हुआ था उसका जिम्मेदार रमन राघव ही है। पर राघव गायब था। पुलिस ने अपने सारे दिमाग के घोड़े लगा दिए उसे पकड़ने में। यहाँ तक कि हर पुलिस वाला उसकी फोटो लेकर घूमता और लोगों से पूछताछ करते, पर राघव का कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था। राघव की तलाश में पुलिस पोईसर के भारी इलाके तक पहुंच गई और यहाँ पूछताछ करने पर जब वो फोटो मंजुला बाई दलवी नाम की एक औरत को दिखाया गया तो वो फोटो देखते ही उसे पहचान गई। वो बोली ये तो अन्ना है और उसने आज सुबह ही उसे देखा था जब वो कुएं से पानी भरने गई थी। ये बात सुनकर पुलिस की आंखें चमचमाने लगी। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसे राघव का पता मालूम है, तो उसने कहा कि ये तो उसे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। उसने उसे खुद काफी दिनों बाद आज सुबह देखा था। पुलिस ने उससे आगे ये पूछा कि उसे याद है कि उसने आज कैसे कपड़े पहने थे, तो मंजुला बाई ने बताया कि आज सुबह उसने जब अन्ना को देखा तो उसने एक नीली शर्ट, खाकी रंग की हाफ पैंट और ब्राउन कलर के कैनवस के जूते पहन रखे थे और इसके साथ साथ अन्ना के हाथ में एक छतरी भी थी। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने बिना देरी करे वायरलेस पे ये जानकारी बॉम्बे के सभी पुलिस कर्मियों तक पहुंचा दी और अलर्ट कर दिया कि इस डिस्क्रिप्शन का कोई भी संदिग्ध आदमी कहीं पर भी मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। पूरा दिन और रात भर पुलिस उन इलाकों में तलाशी करती रही जहां राघव को आखिरी बार देखा गया था, पर वो नहीं मिला। अगले दिन यानी कि 27 अगस्त 1968 को एलेक्स फ्यालो नाम के एक सब इंस्पेक्टर को एक आदमी नीली शर्ट, खाकी हाफ पैंट और ब्राउन कैनवस शूज पहने भिंडी बाजार के आसपास घूमता दिखता है और उसके हाथ में एक काले कलर की छतरी भी थी जो गीली थी और उसके जूतों में कीचड़ लगा हुआ था। तो सब इंस्पेक्टर एलेक्स फ्यालो को लगता है कि यही रमन राघव है, मगर फिर भी वो उसके पास जाकर कंफर्म करना चाहते थे क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसे कपड़े सिर्फ रमन राघव ही पहने। जब सब इंस्पेक्टर एलेक्स फ्यालो उसके नजदीक जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उसके कपड़ों के ऊपर कुछ खून के छींटों के निशान हैं। उसके बाद वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास से 2 चश्मे, 2 कंघे, 2 कैंचियां, एक अगरबत्ती जलाने का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय की पत्ती और 2 कागज मिलते हैं जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। फिर सब इंस्पेक्टर उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलता है सिंधी दलवाई। एलेक्स फ्यालो को याद आता है रमन राघव का एक नाम सिंधी दलवाई भी है, तो उसके फौरन बाद वो उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं। राघव बिना कोई विरोध किए चुपचाप उनके साथ चल लेता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एलेक्स फ्यालो अपने सीनियर को इसकी जानकारी देते हैं। ये सुनते ही कि रमन राघव पकड़ा गया है, फौरन क्राइम ब्रांच के लोग वहां पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और फिर मलाड चिंचोली मर्डर स्पॉट से मिले फिंगरप्रिंट से मैच करवाते हैं। ये दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं। इसके बाद उसी दिन 27 अगस्त 1968 को सीआईडी ऑफिशियली रमन राघव की गिरफ्तारी की खबर रिलीज कर देती है। तो फाइनली जिसने इतने ज्यादा वक्त से पुलिस की नाक में दम कर रखा था वो सीरियल किलर पकड़ा गया था। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे बॉम्बे में फैल गई थी और उसी दिन शाम होते होते 2000 से भी ज्यादा लोग बॉम्बे पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर जश्न मनाने लगे थे। अब रमन राघव तो पकड़ा गया था, पर पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उससे उसका गुनाह कैसे उगलाया जाए, क्योंकि पुलिस को अच्छी तरीके से याद था कि 2 साल पहले भी वो पकड़ा गया था और पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला था। खैर उससे पूछताछ शुरू की गई और उससे कई सवाल पूछे गए, पर वो एक शब्द नहीं बोला। पुलिस को पता था कि उस पर मारपीट का भी कोई असर नहीं होने वाला था, तो उन्होंने प्यार से उससे अपना गुनाह कबूलने को कहा, मगर वो कुछ नहीं बोला। राघव का इंटरोगेशन करते करते 2 दिन बीत गए। पुलिस ने उसके साथ सारे हथकंडे अपना लिए, मगर उसने अपना मुंह नहीं खोला। आखिर में थक हार कर किसी पुलिस वाले ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो बताए। रमन राघव बिना एक पल गवाए 2 दिन बाद पहली बार बोला, मुर्गी। उसके बाद पास के ही एक होटल से चिकन करी मंगवाई गई
और उसे दी गई। राघव ने प्लेट चाट चाट कर चिकन खाया और चंद मिनटों में उसे खत्म कर दिया। कुछ मिनट बाद उससे फिर पूछा गया कि उसे कुछ और चाहिए, तो वो फिर दोबारा बोला, मुर्गी। उसके लिए दोबारा मुर्गी मंगवाई गई और चिकन खत्म होने के बाद उससे दोबारा पूछा गया कि उसे कुछ और चाहिए तो वो बता दे। तो वो बोला उसे नारियल का तेल, कंघी और एक शीशा चाहिए और इसके साथ साथ उसे एक वेश्या भी चाहिए। वो उसके साथ सोना चाहता है, मगर उसकी वेश्या वाली डिमांड को मना कर दिया गया क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मगर हाँ, उसके लिए नारियल तेल, शीशा और कंघे का जरूर इंतजाम किया गया। फिर उसने वो तेल अपने बालों में लगाया और उसके बाद उसने उस तेल से अपने शरीर की मालिश की और उस तेल की खुशबू की तारीफ भी की। इसके बाद उसने कंघे से अपने बाल बनाए और शीशे में काफी देर तक खुद को एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वालों की तरफ मुड़ा और बोला कि अब पूछो, क्या जानना चाहते हो। उसके बाद पुलिस ने शहर में हो रहे कत्लों के बारे में पूछा, तो राघव बोला, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और रमन राघव ने अपनी कहानी शुरू की। 2 साल पहले 1966 में जब उसे बॉम्बे से तड़ीपार किया गया था, तो वो वहां से पुणे की तरफ चला गया और वडगांव, देहू और तलेगांव नाम की जगहों पर चोरी चकारी का काम शुरू कर दिया। तलेगांव में एक बार वो चाय की दुकान में गया और एक प्योर दूध की कड़क चाय बनाने को कहा, पर चाय वाले ने उसकी चाय में दूध कम और पानी ज्यादा डाल दिया। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चाय वाले का कत्ल करने का फैसला कर लिया। शाम को जब चाय वाला दुकान बंद करके अपने घर जाने लगा, तो वो भी उसका पीछा करने लगा, पर इसी बीच पुलिस वहां आ गई और उसे एक चोरी के केस के लिए पकड़ लिया और 1.5 साल के लिए वडगांव की जेल में भेज दिया। जेल से बाहर निकलने के बाद वो वहां से ट्रेन पकड़कर कर्जत महाराष्ट्र आ गया और कुछ दिन वहां बिताने के बाद वो जुलाई 1968 में बोरीवली बॉम्बे पहुंचा। इसके बाद उसने वहां पर कुछ दिनों तक कई छोटी मोटी चोरी की। एक दिन जब वो दहसर पुल के पास से गुजर रहा था, तो उसे हार्डवेयर की दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल का हैंडल पड़ा हुआ मिला। वो उसे उठाता है और जोगेश्वरी में एक लोहार के पास लेकर जाता है और कहता है कि उसे लोहे की रॉड को सीधा करके आगे से थोड़ा मोड़ के हुक जैसा और नोकीला करवाना है। वो जैसा बोलता है लोहार उसे वैसा ही बना देता है। फिर वो अपना हथियार लेकर वहां से चल देता है। उसके 1-2 दिन बाद एक रात जब वो पोईसर में घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक औरत और उसका बच्चा सो रहा था और एक आदमी झोपड़ी के बाहर सो रहा था और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। फिर वो उस आदमी के पास गया और अपने हथियार से उसके सर पर एक जोरदार वार किया, तो वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। तो उसने उसके सर पर फिर से वार किया और तब तक नहीं रुका जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मगर इतने में घर के अंदर सो रही महिला जाग गई और ये देखकर वो चिल्लाने लगी, तो वो वहां से भाग गया। भागते भागते वो वहां से मलाड की तरफ पहुंचा। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। मलाड में उसे एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी सोता हुआ मिला। उसके बाद वो उसके करीब गया और सोते हुए आदमी के सर पर अपने नोकीले हथियार से एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद उसने उस आदमी की घड़ी उतार के खुद पहन ली। फिर वहां से उसने एक टॉर्च, एक छाता, कुछ मूंगफली और एक झोला उठाया और मलाड के जंगलों की तरफ भाग गया। उस झोले से उसे कुल 262 रुपए मिले। राघव ने आगे बताया कि इसके कुछ दिनों बाद जब वो मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे की तरफ से गुजर रहा था, तो उसे एक सुनसान इलाके में एक झोपड़ी दिखी। वो पीछे की तरफ से झोपड़ी के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से झोपड़ी के अंदर झांकने लगा। उसने देखा एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उस औरत ने एक सोने का मंगलसूत्र पहन रखा था। उसका दिल उस सोने के मंगलसूत्र में आ गया, तो वो वहीं पर रुककर उस औरत के सोने का इंतजार करने लगा। मगर वो औरत सुबह 4 बजे तक सोई नहीं, तो वो वहां से वापस चला जाता है। फिर वो लगातार 4 रातों तक उस झोपड़ी के चक्कर लगाता है, पर वो औरत हमेशा उसे जगी हुई मिलती। 5वें दिन काफी बारिश हो रही थी, पर वो छाता लेकर उस झोपड़ी पर पहुंच जाता है और इस बार उसे वो औरत सोती हुई मिलती है और उसी के बगल में उसका पति दूसरी खाट पर सो रहा था। उसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस रस्सी को काट दिया जिससे झोपड़ी का दरवाजा बंद किया गया था। फिर वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और उस सोते हुए आदमी के सर पर अपने नोकीले हथियार से कई वार किए और उस आदमी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिर उसने उस औरत के सर पर भी हमला किया और उसकी भी मौत हो गई। इतने में उसका 2 महीने का बच्चा भी उठ गया और जोर जोर से रोने लगा, तो उसने उस बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा और अपने हथियार से उसे भी मौत के घाट उतार दिया।
फिर वो झोपड़ी के बाहर आया और आसपास देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने अंदर जाकर उस औरत का मंगलसूत्र उतारकर अपनी जेब में रख दिया। वो यही नहीं रुका, उस औरत की लाश को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई, तो वो उस औरत के बगल में लेट गया और उसके कपड़े उतारने लगा। मगर इतने में एक बूढ़ी सी औरत वहां आ गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर वो अपना हथियार और छाता वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन वो अपना हथियार और छाता लेने वापस उस जगह पहुंचा, पर उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि पुलिस ने दोनों ही चीजों के फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा करने के लिए भेज दिया था। बाद में जब उसने उस सोने के मंगलसूत्र को बेचने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि वो सोने का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल है। फिर राघव ने बताया कि वो उसके बाद चिंचोली मलाड में अपने पुराने दोस्त माइकल के पास गया और उसे कहा कि उसे एक झोपड़ी बनानी है और उसे जमीन खोदने के लिए एक लंबा सरिया चाहिए। माइकल ने उसे लगभग 4 फुट की एक रॉड दी और बोला जब काम हो जाए तो वो उसे रॉड वापस कर दे। फिर वो उस रॉड को लेकर वहां से निकल गया। इसके 3-4 दिन बाद वो कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में पहुंचा, तो उसने देखा एक झोपड़ी के अंदर अकेला आदमी सो रहा था। उस दिन वो वहां से वापस चला गया, पर अगले दिन फिर वो वापस आया और उस झोपड़ी के बाहर से एक छोटी सी सुरंग बनाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उसने अपनी रॉड से उस सोते हुए आदमी के सर पर 4-5 वार किए और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी के हाथ से घड़ी निकालकर अपनी जेब में रख ली और इसके अलावा उसकी जेब में पड़े पेन को भी निकाल लिया। उसे वहां से 1-1 रुपए के 5 नोट मिले, उसने उसे भी रख लिया। इसके बाद उसने वहां से डालडा घी, गेहूं का आटा और एक स्टोव उठाया और वहां से भाग गया। बाद में उसने वो घड़ी 30 रुपए में एक दुकान पर बेच दी। इसके बाद वो जोगेश्वरी में उसी लोहार के पास गया जहां उसने अपना पहला हथियार बनवाया था। उसने माइकल से जो रॉड ली थी उसने उसका भी पहले जैसा हथियार बनवा लिया। उसके 3-4 दिन बाद वो बोरीवली की तरफ गया। वहां भी उसे एक आदमी झोपड़ी के अंदर अकेला सोता हुआ मिला, तो वो झोपड़ी में घुसा और नए हथियार से उसके सर पर वार किए और उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने मरे हुए आदमी की जेब से बीड़ी और माचिस निकालकर अपनी जेब में रख ली और झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था उसने वो खाना खाया और वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक अकेली औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सो रही थी। वो उस झोपड़ी में घुसा और अपने हथियार से उस औरत के ऊपर 2-3 हमले किए और औरत ने वहीं दम तोड़ दिया। उस औरत ने एक चादर ओढ़ रखी थी। राघव ने बोला कि जब उसने वो चादर हटाई तो उसने देखा कि वो औरत बिना कपड़ों के सो रही थी। ये देखकर उसके अंदर का हैवान फिर से जाग गया और उसने उस मुर्दा औरत के साथ कई बार बलात्कार किया। जब उसका मन भर गया तो वो उठा और झोपड़ी में जो भी बना था उसे खाया और वहीं पे रखी चाय पत्ती को जेब में रखकर वहां से भाग गया। अपने कबूलनामे में उसने ऐसे ही कई कत्लों के बारे में बताया। फिर पुलिस ने राघव से 2 साल पहले लगातार हो रहे मर्डर्स के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि हाँ, उसमें भी उसका ही हाथ था। उसने 1965 से 1966 के बीच लगभग 24 मर्डर किए थे और कुल मिलाकर उसने अपने कबूलनामे में 41 मर्डर करने की बात को कबूला। उसने बताया कि ये मर्डर 41 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी फिलहाल उसे इतना ही याद है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा, तो वो बोला ये सब गंदे लोग थे और भगवान ने मुझे इन सबको मारने के लिए कहा था। अब पुलिस को उसका कबूलनामा तो मिल गया था, पर अब जरूरी था उसका हथियार, क्योंकि कोर्ट में उसे गुनहगार साबित करने के लिए कत्ल में इस्तेमाल किए हथियार का बहुत बड़ा रोल होने वाला था। जब पुलिस ने रमन राघव से पूछा कि जिस हथियार से उसने इतने लोगों को मारा वो हथियार कहाँ है, तो वो पुलिस को आर्या रोड के जंगलों में ले गया और एक झाड़ी से अपने हथियार निकालकर पुलिस को दिए, जिसमें उसका वो नोकीला हथियार और चाकू मौजूद था। इसके बाद पुलिस ने जोगेश्वरी के उस लोहार का भी बयान दर्ज किया जहां राघव ने अपना हथियार बनवाया था, और फिर राघव के दोस्त माइकल का भी बयान लिया गया। तो इस तरह से एक मजबूत केस बनाया गया। रमन राघव के पूरे 10 महीने पकड़े जाने के बाद 2 जून 1959 में कोर्ट में राघव का मुकदमा शुरू होता है। पर मुकदमा शुरू होते ही डिफेंस के वकील पीवी पवार ये दलील देते हैं कि रमन राघव की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे ये पता ही नहीं होता था कि वो क्या कर रहा है, और यहाँ तक कि वो दिमागी रूप से इतना सक्षम भी नहीं है कि अपना बचाव कर सके। मगर सरकारी वकील एमबी वोरा ने डिफेंस के वकील के सभी बातों का विरोध किया। दोनों वकीलों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने रमन राघव को दिमागी चेकअप के लिए बॉम्बे की पुलिस सर्जन के पास भेजा, जिन्होंने अगले 3 हफ्तों तक राघव की दिमागी हालत की जांच की और फिर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि राघव की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और उसने जो भी किया उसे पता था कि वो क्या कर रहा है।
इस रिपोर्ट और सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट के जज सीटी दिघे ने रमन राघव उर्फ सिंधी दलवाई को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट पहुंचा। वहां भी राघव के डिफेंस में यही दलील दी गई कि वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। तो हाई कोर्ट ने 3 साइकेट्रिस्ट की एक टीम बनाई जिन्होंने रमन राघव के कई इंटरव्यू लिए और फिर अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि राघव क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें कि इंसान को ये पता ही नहीं होता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। जब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई तो हाई कोर्ट ने 4 अगस्त 1987 को रमन राघव की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और उसे पुणे की यरबदा जेल में भेज दिया गया। फिर इसके 8 साल बाद 1995 में किडनी फेल होने की वजह से ससून हॉस्पिटल में रमन राघव की मौत हो गई। आज तक जितने भी दुनिया में खूंखार सीरियल किलर हुए हैं उनमें रमन राघव का नाम टॉप में शामिल है। बॉम्बे में 1960 के दशक में आतंक का दूसरा नाम ही रमन राघव हुआ करता था। ये इतना विख्यात हो गया था कि इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई और कुछ फिल्में भी बनाई गई। उसमें से एक रमन राघव 2.0 भी शामिल है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रमन राघव से इंस्पायर्ड एक सीरियल किलर का रोल निभाया है। तो ये कहानी थी भारत के एक खूंखार सीरियल किलर की, जिसे आज भी अपने वैश्यपन के लिए याद किया जाता है। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में अपने विचार लिखें। आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे कर्म या कांड के अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।